बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। आपको बता दें कि आज के वीडियो के माध्यम से हम वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय है, तो उसके जौनपुर में स्थित है। तो उसका पेपर हुआ पॉलिटिकल साइंस का, तो उसको आज की वीडियो के माध्यम से हल करवाने का प्रयास किया जाएगा। और शुक्ला स्टडी पॉइंट लगातार इससे पहले आप देखेंगे तो सोशियोलॉजी का, जियोग्राफी का या इसी प्रकार से हिंदी साहित्य का आपको हम सॉल्व पेपर दे चुके हैं। हालांकि होम साइंस और एजुकेशन, संस्कृत, इन सभी का भी जल्दी देने का प्रयास रहेगा। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी हूँ और जो है मैं देख रहा हूँ पेपर जो मुझे ज़्यादा सुटेबल लग रहे हैं, मैं उनको आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। बाकी और भी हैं, लेकिन अब चूँकि होता क्या है कि अगर बुक्स मेरे पास इस समय को सारी की सारी मेरे घर पर ही अवेलेबल है और मैं इस समय अलग हूँ, तो इसीलिए जो है हो नहीं पा रहे हैं सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी मैं जो है अलग अलग तरीके से, अब इसे पॉलिटिकल साइंस ये सब तो शुरुआती पढ़ी हुई चीज़ें हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी सब्जेक्ट जो होते हैं वो थोड़ा सा जैसे कि जो समझने वाले होते हैं खास करके, उनको एक बार बुक वगैरह में देखना ही पड़ता है। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा वो सारे सब्जेक्ट नहीं आ पा रहे हैं। बाकी आ जाएंगे जल्दी, मैं वो भी कोशिश करूँगा कि एक आध दो दिन में उनके भी आपको हल पेपर दे दिए जाए। आप मिला लीजिएगा सारे के सारे प्रश्न इनमें से। तो बीए पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2020 का 22 का है। आने वाली जो परीक्षाएं 2023 की होंगी या 24 की परीक्षाएं होंगी, उनके लिए सोचिए राम बाण का कार्य करेगा यह वीडियो। चाहे आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होनी है, जैसे कानपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके। और ये जो है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, इसके लिए ऑब्जेक्टिव परीक्षा होनी। तो ये जितने भी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होनी, जिस भी विश्वविद्यालय की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होनी है, उसके लिए लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। हालांकि लिखित वालों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी। तो ज़रूर देखिएगा सभी लोग। ओके। और इसी के साथ साथ आपको बता दिया जाए कि अन्य सब्जेक्ट के आपके मॉडल पेपर हमारे चैनल में मिलते हैं। और सेकंड सेमेस्टर में अगर आपको तैयारी करनी है अच्छी तरीके से, तो सेकंड सेमेस्टर की तैयारी के लिए आप शुक्ला स्टडी पॉइंट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर जल्द ही आपके समक्ष कोर्सेस लॉन्च किए जाएंगे सेकंड सेमेस्टर के। ओके। तो आप लोग परेशान ना हो, सेकंड सेमेस्टर का कोर्स जल्द ही शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा आप लोगों को। ओके। और वहीं पर आपको बता दें मेरे प्यारे दोस्त की बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो छात्र हैं हमारे नए आएंगे, उनके लिए ऑलरेडी पहले से सारी चीज़ें व्यवस्थित है और इनके भी कोर्स आपके मिलेंगे वहाँ पर। तो आप परेशान ना हो बिल्कुल भी, सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस सेम है, यही पढ़ना पड़ेगा, मज़ा आएगा पढ़ने में और ज़्यादा। सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस, पेपर का नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एंड जो है भारत का संविधान। तो यहीं से प्रश्न आने थे, आइए देखते हैं भाई कि आखिरकार आपको क्या क्या चीज़ें थी। समय 1.5 घंटे का था, मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर के थे। ये बातें तो आप जाहिर सी बातें जान चुके होंगे। अब यहाँ पर देखते हैं जो है पेपर। तो यहाँ इस वीडियो के माध्यम से अंग्रेजी वाले छात्र रहे, हिंदी वाले छात्र रहे, दोनों के लिए लेक्चर महत्वपूर्ण होगा। ओके। क्योंकि अंग्रेजी में बगल में लिखा है और हिंदी में भी लिखा है। मुझे कंफर्ट फील होगा हिंदी में पढ़ने में, मैं हिंदी में पढ़ूंगा। अंग्रेजी वाले हमारे छात्र यहाँ पर देख लीजिएगा, हो सकता है मुझे जो सहज लगेगा मैं उसको पढ़ दूंगा। ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि भारत के संविधान को अर्धसंघात्मक के रूप में, ठीक है, अर्धसंघात्मक के रूप में जो है किसने परिभाषित किया, अर्थात हु हैज़ डिफाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज क्वासी फेडरल। तो इसका मतलब क्या है, किसने कहा भाई अर्धसंघात्मक। अर्धसंघात्मक रूप से अगर बात की जाए, यानी कि ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक है, ये क्या है, अर्धसंघात्मक है। ऐसा किसने कहा, तो ऐसा कहने वाले विद्वान कौन है, तो पहले का करेक्ट आंसर क्या होगा, केसी वेयर महोदय ने कहा। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट होगा। ठीक है, केसी वेयर महोदय। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, साम्यवादी शब्द कहीं पर नहीं आया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आया है, यानी संप्रभुता संपन्न आया है, लोकतांत्रिक आया है, समाजवादी आया है, ये सब मिला है आपको। लेकिन जो साम्यवादी है ये नहीं, यही नहीं मिला है। तो आपका करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, साम्यवादी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अंग्रेजी वालों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ नॉट बीन रिटन इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा होगा जाएगा आपका, कम्युनिस्ट शब्द जो है नहीं है, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड सॉवरिन, ये तीनों शब्द आए हैं आपके। ओके। अगला प्रश्न है, अब यहीं पर समझ लीजिए, संप्रभुता माने होता है कि आंतरिक और बाह्य रूप से भारत देश पर किसी का अधिकार नहीं होगा, किसी भी देश का, अर्थात आंतरिक और बाहरी मामलों पर जो भारत का सरकार होगी, भारत की सरकार जो जनता के द्वारा चुनी हुई है, वो अपने हिसाब से डिसीजन लेगी।
वहीं लोकतांत्र कहने का मतलब ये है कि जनता का शासन होगा, मतलब जनता हर 5वें वर्ष जो है अपने जो राष्ट्र का मुखिया होगा उसको चुनेगी। समाजवादी कहने का मतलब ये कि यहाँ पर सरकार जो होगी वो सार्वजनिक क्षेत्रों का निर्माण करेगी ताकि सभी लोगों के लिए वो उपयोगी हो सके। ओके, तो ये तमाम सारी चीज़ें। साम्यवादी ने कम्युनिस्ट शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया। तीसरा प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, तीसरा प्रश्न और ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका। प्रश्न क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, कौन सा कथन सत्य है। देखिए भाई, तो इनमें से पहला प्रश्न आपका दिया, पहला कथन क्या दिया है कि भारतीय संविधान के प्रारंभ होने की तिथि 26 जनवरी 1950 है। तो प्रारंभ होने की तिथि यानी कि आपसे पूछेगा कि अगर पूर्ण रूप से लागू करने की बात कहे, संविधान, भारतीय संविधान के प्रारंभ होने की तिथि अर्थात पूर्ण होने की, मतलब पूर्ण रूप से लागू करने की, तो 26 जनवरी 1950 होगा। बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपका जो है 26 जनवरी को संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू हो गया था, लेकिन उससे पहले बात है 26 नवंबर 1949 की। उस डेट को संविधान पूर्ण रूप से बन करके तैयार हो गया था। लेकिन हुआ क्या था कि जो है 1930 की बात है, वहाँ पर जो है 26 जनवरी को स्वाधीनता, मतलब एक प्रकार से जो अधिवेशन हुआ था, तो उसी अधिवेशन में रावी नदी के तट पर जो है झंडा फहराया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और पूर्ण स्वराज की मांग, मतलब घोषणा कर दी थी कि भारत स्वतंत्र है। तो ऐसी स्थिति में तो उसी डेट को याद रखने के लिए स्वाधीनता दिवस मनाया था, तो उसी डेट को याद रखने के लिए 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया था। अब यहाँ पर आपका प्रश्न उठता है कि आखिरकार अब इसमें सही कौन सा होगा। अब देखिए, थोड़ा सा पूछे जाने का थोड़ा सा जो वो है, थोड़ा सा दिखाई पड़ता है इसमें, थोड़ा सा मेथड गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ये भी है आप क्लियर, यहाँ पर ये कथन सत्य है। अगर ये पूछा था पूर्ण रूप से, तो पूर्ण रूप से भैया लागू हुआ था इसमें, ठीक है। लेकिन बन करके तैयार हो गया था। कुछ संविधान के जो अनुच्छेद, जैसे नागरिकता वाला जो प्रावधान है, वो 26 जनवरी, मतलब 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। तो इन दोनों में आपका सही तो दोनों लग रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर पूर्ण रूप से बात कहता तो यहाँ पर ये होता, लेकिन अगर नहीं कह रहा तो आपका यही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आरंभ होने की जो तिथि है वो 26 नवंबर 1949 है, लेकिन पूर्ण रूप से लागू हुई थी 26 जनवरी 1950 को। और माना भी जाता है कि संविधान लागू कब हुआ, 26 जो है जनवरी 1950 को। तो अब इस पे डिपेंड करता है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसने किस मंतव्य से प्रश्न को पूछा है, और उस मंतव्य को वहाँ पर ध्यान रखा जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इन दोनों में से आपका कोई हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब डिपेंड करता है कि जो टीचर ने, जिस प्रोफेसर ने पेपर को बनाया होगा, उसने किस चीज़ को ध्यान में रख करके बनाया है। वहीं अगला शब्द 44वें संविधान संशोधन के दौरान पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, नहीं, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता तब जोड़ा गया था। 44वां आपका 1978 में होता है। वहीं अगला देखते हैं 1978 में 42वां संविधान संशोधन संपन्न हुआ, नहीं भाई, 1976 में हुआ था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें इसी को 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा, जितने प्रश्न इसमें पूछे गए हैं लगभग सारे के सारे प्रश्नों को हमने बताया है, एक भी प्रश्न आपका इधर उधर से नहीं आया है इसमें। ओके, अगर नहीं विश्वास करें, एक आध दो लोग जो है कुछ अपवाद तत्व आए थे, उन्होंने कहा कि नहीं आया है सर जी, उनको मैं बता दूं कि अगर आप पूरा जो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है उसको आप नहीं देखे हैं, तो आप सोच लीजिए कि आप में दर्द नहीं आया होगा, क्योंकि आप पूरा देखते नहीं हो वीडियो, बस बीच में थोड़ा सा देख लिए, नहीं आया सर जी। अरे मुझे याद नहीं रहता, जब मैं खुद बताता हूँ प्रश्न, मैं खुद ही तैयार करता हूँ, उसके बाद में मुझे खुद ही नहीं याद रह जाता है कि हाँ कौन कौन से प्रश्न हमने इसमें रखे थे। तो आप बताओ कि आप जो है पढ़ने वाले हो तो आपको कैसे एक दिन रात मेहनत करनी पड़ती है एक प्रश्न को जो है तैयार करने में, प्रश्न रखना पड़ता है, कहाँ से टाइप करो, इसको ये करो वो करो, और आप कहते हो कि उसमें से ये नहीं वो नहीं। लेकिन आप देखेंगे जो हमारे जो भाई बंधु होंगे, जो जिन्होंने देखा होगा, अच्छे तरीके से पढ़ा होगा मेरे लेक्चर्स को, प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर पढ़े हुए, लगभग 3-4 मॉडल पेपर दे चुका हूँ, 3 घंटे का एक वीडियो जो है लिखित वाला दिया था हमने, मतलब कि महासंग्राम, और 3 घंटे का ऑब्जेक्टिव में लगभग बहुत सारे प्रश्नों को दिया है। अगर उन्हीं सबको आपने देख लिया था, एक ही 3 घंटे वाला देख लेते तो आपका सारा का सारा प्रश्न फंस जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं थी उसमें। ओके, तो हम चलते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, एक या दो में से, दोनों में से कोई एक होगा। अब यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि क्या सही करेगा इसमें से, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न जरूर पूछे आते हैं, हालांकि मेरे हिसाब से हो सकता है कि फर्स्ट सही करें या सेकंड सही करें, दोनों में कन्फ्यूजन है। मंतव्य जैसा होगा, हमने मंतव्य आपको बता दिया कैसे क्या होगा, तो आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, चौथा नंबर प्रश्न क्या है। चौथा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित में से शब्दों का कौन समूह प्रस्तावना के अनुसार क्रमबद्ध से व्यवस्थित नहीं है। तो आप देखेंगे जो है इसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग, शुरुआत में आप प्रियम्बल जब पढ़ेंगे, प्रस्तावना तो लिखा गया कि हम भारत के लोग, विद द पीपल ऑफ इंडिया,
तो क्या लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब देखो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शुरुआत में कब आए, यहाँ पर समाजवादी आया नहीं होगा, लोकतंत्रात्मक आया नहीं होगा, पंथ निरपेक्ष आया ये भी नहीं होगा। शुरुआत किससे है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र में गणराज्य बनाने के लिए फला फला प्रकार के न्याय और स्वतंत्रता ये सब की बात कही गई आगे। तो चौथा इज राइट आंसर, चौथा आपका करेक्ट होगा। ये एकदम सिंपल सा सीरियल से लगा है, यानी कि सॉवरेनिटी और सोशलिस्ट और सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, ये सब ये आपका करेक्ट होगा चौथा वाला। वही पांचवा प्रश्न देखेंगे आपका क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का सार तत्व कहा है। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मजा आ जाएगा वीडियो में। प्रश्न क्या है कि हु एमंग द फॉलोइंग सेड द that preamble of the Indian Constitution in the keynote of the Constitution। ये बात किसने कही, तो पांचवे का करेक्ट आंसर क्या होगा, पांचवे करेक्ट आंसर होगा आपका अर्नेस्ट बारकर महोदय ने कथन कहा था। किसने, अर्नेस्ट बारकर महोदय ने। संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ये सारे के सारे प्रश्न हमने आपको बताया था। और यहीं पर बात की जाए संविधान की जो प्रस्तावना है उद्देशिका है, इसको प्रस्ताव मतलब कि किसने इसको दिया था या किसने प्रस्ताव पारित करवाया था, तो प्रस्तावक कौन थे, वो JL नेहरू थे। ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये तमाम सारी चीज़ें, और एक भार्गव करके थे, तो वो भार्गव ने इनको जो है संविधान की जो प्रस्तावना उसको कुंजी कहा। ठीक है, तो वो भार्गव करके हैं, ठीक है उनका नाम। आगे समझते, छठवां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, संविधान के किस भाग में लोक कल्याणकारी राज्य का विचार समाहित है। समाज के किस भाग में लोक कल्याणकारी राज्य, अब लोक कल्याणकारी राज्य की अगर बात की जाए तो समाज में वेलफेयर स्टेट अर्थात द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन व्हिच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप समझिए कि वेलफेयर जो स्टेट है इसकी मांग जो है या फिर इसकी बात नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत करी गई है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आपके भाग किस में है, तो भाई भाग 1 में आपकी कौन है, संघ और उसका राज क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 की बात की हमने खूब बताया है, आपको एक भी प्रश्न छूटता नहीं यार अगर आपने सही तरीके से वीडियो को देखा और सही तरीके से पढ़ा होगा। तीसरा कौन सा है, तीसरा भाग और आपका कौन मैग्ना कार्टा के नाम से आना था 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में। तो ये आप सोचिएगा तीसरा कौन सा है, मौलिक अधिकार। ठीक है, चौथा भाग कौन सा है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक, 36 से 51 नीति निर्देशक सिद्धांत है आपका। अब 36 से 51 अगर नीति निर्देशक सिद्धांत है तो इसी के अंतर्गत किया गया है, और किस में आता है, ये भाग 4 में आता है। अब देखो वेलफेयर स्टेट की बात कही गई, मतलब वेलफेयर यानी कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने राज्य को, अपने प्रांत को, ठीक है, अपने प्रदेश को वेलफेयर स्टेट बनाने का प्रयास करेगा। वेलफेयर माने लोक कल्याणकारी राज्य बनाने का प्रयास करेगा, जिसमें सभी सुखी हो और सभी को व्यवस्था दी जाए। ओके, तो ऐसी बात नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत कही गई है। यहाँ पर वैसे दिया गया नीति निर्देशक सिद्धांत यानी तत्व, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं भाई, 7वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है, व्हिच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कौन सा कथन सही नहीं है। कथन को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, बड़ा अच्छा प्रश्न था आपके IQ को चेक करने वाला। अगर आपने सही तरीके से नहीं पढ़ा तो आप सोचिए कि मतलब सही तरीके से क्या, अगर आपने वैसे पढ़ लिया है बस केवल पास करने के लिए तो फिर नहीं मज़ा आएगा। अगर आपने सही से पढ़ा होता और मतलब कि क्या बड़ा सरल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सरल मेरे लिए तो सरल ही लग रहा है। अब आप लोगों के लिए अगर पढ़े होंगे तो सरल होगा, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं सरल होगा। ठीक है, लेकिन बताया हमने सब है। पहला देखेंगे, मूल अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है। मूल अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है, क्या परिवर्तनीय है, बिल्कुल नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो मूल अधिकार है वो परिवर्तनीय नहीं है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये जो मूल अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय, आप और देख लीजिए अभी, और देख लीजिएगा अभी यहाँ पर देखते हैं। पहला ये हो गया, हो सकता है अगला आप कथन पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं निर्धारित करूंगा। अगला है आपका, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तीसरा क्या कहा गया कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 21 में वर्णित है। वहीं चौथा कहा गया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में वर्णित है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसमें कई चीज़ें हैं, ये प्रश्न थोड़ा सा एक प्रकार से
डाउटफुल भी रहेगा। और साथ ही साथ अगर मुझे बताना हुआ तो करेक्ट आंसर आपका ये होगा कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसको न्यायालय के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। ओके, तो यही आपका सेकंड होना चाहिए। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका 8वां नंबर प्रश्न क्या है? 8वां नंबर प्रश्न देखिएगा, हंटर कमेटी रिपोर्ट वाज रिलेटेड टू, अर्थात हंटर कमेटी की जो संबंध है, जो रिपोर्ट था उसका संबंध किससे था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से। किससे? जलियांवाला बाग हत्याकांड से हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में, और इसमें पूरा का पूरा ब्यौरा दिया गया था इस कमेटी के माध्यम से। तो आपका 8वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड वाला, दूसरा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे भाई, अगला प्रश्न आपका है कि हाउ मेनी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं पूछ रहा है। ये बात ध्यान रखेंगे। मूल संविधान में भारत की बात की है तो 22 भाग थे। मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन 3 भाग में वृद्धि होती है, फिर 25 हो जाते हैं, लेकिन फिर 3 भाग में फिर कमी हो जाती है, इसलिए फिर 22 हो जाते हैं। तो आप करेक्ट आंसर क्या लगाओगे? 22 आपका करेक्ट आंसर होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि 3 की बढ़ोतरी अगर हुई थी तो 3 की घटोत्तरी भी हो गई है। तो मूल संविधान में बात की जाए तो 22 थे, आज भी 22 हैं, 3 बढ़े थे, 3 घट भी गए हैं। तो इस प्रकार संख्या उतनी बराबर है। 22 भाग हैं, हमने खूब बताया था 22 भाग हैं। ठीक है, कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और आपकी बात की जाए कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद आज भी हैं। पहले कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग भी थे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। 25 भाग नहीं बोल सकते क्योंकि कम हो गए हैं। अब ये बात भी ध्यान रखेंगे, हो सकता है यूनिवर्सिटी का मंतव्य कुछ दूसरा हो सकता है वो 25 मान ले, हो सकता है 25 मान ले भाई, क्योंकि चेंजमेंट तो हुआ था ना। लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखा जाएगा तो आपका 22 ही होगा, क्योंकि 22 ही है, 3 कम भी हो गए थे। तो ये चीज है। ठीक, मेरे हिसाब से 22 होना, यूनिवर्सिटी को 22 ही मानना चाहिए। ओके, आगे समझते हैं। 10वां प्रश्न आपके समक्ष है, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग के रूप में किसने बताया? क्योंकि हु डिफाइंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज लॉयर्स जो है पैराडाइज, मतलब कहने का ये कि भारतीय संविधान जो है वो बिल्कुल है वकीलों का स्वर्ग। चूंकि भारतीय संविधान में जटिल शब्दावलियों का प्रयोग किया गया, बड़ा कठिन है भारतीय संविधान। इसको पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा, इसमें इतना ज़्यादा अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेदों के बदिया में पता नहीं कितना अनुच्छेद जुड़ चुका है इसमें। अब आप सोचो कि इतना अनुच्छेद है तो होगा कई, मतलब कि कोई सामान्य व्यक्ति होगा वो याद नहीं कर पाएगा। अमेरिका में 7 अनुच्छेद हैं। अब सोचो, तो अमेरिका में तो सभी को पता होगा हमारे अनुच्छेद में क्या है क्या नहीं है, क्या कैसे क्या व्यवस्था की गई है। लेकिन भारत का जो है अभी संविधान देखो तो पुस्तकों में पूरी बनी है, इसको कौन पूरा रटेगा? तो कुछ कुछ बातें पता होती सामान्य नागरिकों को, बाकी तो बातें नहीं पता होती ना। तो बिना वकील करे आप अपना केस लड़े नहीं सकते। मतलब अगर एक चक्कर से आपको जानकारी नहीं हुई क्या कैसे क्या करना है, क्या करेंगे तो आप छूटेंगे, कैसे क्या होगा, तो इसीलिए वकीलों का स्वर कहा था। वकीलों का एक प्रकार से भरमार है इंडिया में। और अगर आप वकील नहीं करोगे तो एक प्रकार से वकील जो व्याख्याता है, संविधान के व्याख्याकार कौन है? आपके वकील है, लेकिन अंतिम व्याख्याता कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है आपका। तो ये बात किसने कही थी? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के वकीलों का स्वर किसने कहा था? तो ये बात कही थी मेरे प्यारे दोस्त, किसने? आइवर जेनिंग्स महोदय ने। ठीक है, 10वें का पहला करेक्ट होगा। 11वां प्रश्न देखो भाई, सभी लोग 11वें प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन ठीक ढंग से सुमेलित नहीं है? और आपको बता दूं, जो लिखित वाले हमारे भाई बंधु जिनके पेपर अभी लगे हुए हैं लिखित वाले, उनके लिए खास करके एक संदेश ये है कि लिखित वाला मॉडल पेपर आपको बना दिया गया है। आपके लिखित के मॉडल पेपर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बीए प्रथम सेमेस्टर की लगी हुई है, आप देख सकते हो। आप आसानी से उसमें तैयारी अपनी कर सकते हो। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे तो आप परेशान ना हो। लिखित वाला मॉडल पेपर ऑलरेडी आपके समक्ष हो चुका है, और ये कि नहीं 1-2 मॉडल पेपर नहीं, 2-3 मॉडल पेपर आपके हैं हर सब्जेक्ट के। तो आप देख करके आसानी से, अगर वही मॉडल पेपर के वो लिखित वाला जाएंगे, एक भी अगर एक आते मॉडल पेपर देख लिया तो आप आसानी से पूरा का पूरा प्रश्न करके आएंगे, एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा इश्यू ये होता है कि इसमें तमाम सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनमें से हो सकता है 1-2 प्रश्न इधर उधर से आ जाए। ठीक है, बाकी तो आता ही आता है। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस चला है तो उसकी बात ही अलग है। अगला प्रश्न है, व्हिच एमंग द फॉलोइंग नॉट मैच करेक्टली, यानी कि निम्नलिखित में से कौन ठीक से सुमिलित नहीं है? तो बंग भंग यानी कि बंगाल का विभाजन 1900 कब हुआ था? 1905 में, बिल्कुल करेक्ट है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ही हो जाती, बिल्कुल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब होता है? 1907 में होता है, बिल्कुल होता है। वही बात की है लखनऊ समझौता, तो ये 1908 दिया क्या? 1908 में नहीं होता है, 1916 में लखनऊ समझौता होता है। कब होता है? 1916 में होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? यही होगा, चौथा वाला। अगला प्रश्न है 12वां नंबर प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति प्रदान करता है? यानी कि राष्ट्रपति को मतलब कि राष्ट्रपति अगर कोई व्यक्ति है अपराधी है तो उसको क्षमा दे सकता है, दंड अगर उसके पास मृत्यु दंड तक मिला है तो उसको क्षमा दे सकता है। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद किस में बताई गई है? व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट द पावर ऑफ ग्रांट पार्डन? बताने का प्रयास करें। पार्डन माने क्षमा करना, तो बताने का प्रयास करें। करेक्ट आंसर क्या होगा? 12वें का 12वें करेक्ट आंसर आपके क्या होगा? सेकंड वाला यानी अनुच्छेद 72 में यानी 72 में आर्टिकल 72 में जो है इस बात का मेंशन किया गया है। यहीं 13वां नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया है क्या कि हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन संसद का सदस्य नहीं है? तो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष संसद के यानी लोकसभा के ही नेता होते हैं, ठीक है, और बहुमत के नेता होते हैं खास करके। और वहीं आप देखेंगे लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है ये भी होता है, ठीक है। राज्यसभा का जो सभापति, राज्यसभा का उपसभापति जो होता है वो भी होता है, लेकिन जो राज्यसभा का सभापति होता है ये उपराष्ट्रपति होता है। तो राज्यसभा का सभापति पदेन जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, इसीलिए ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी उसकी अध्यक्षता करता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चौथा अगला प्रश्न देखते हैं, ये सब हमने बताया है, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक भी प्रश्न आपका छूटा नहीं होगा। 14वां नंबर प्रश्न है कि द स्पीकर सेल वेटेड हिज ऑफिस टू एड्रेसेस, मतलब कि एड्रेस्ड, मतलब कि स्पीकर संबोधित करते हुए अपना पद किसे छोड़ेगा? ये भी हमने बताया था। किसे देगा भाई? तो डिप्टी स्पीकर को, जाहिर सी बात है, जो उससे नीचे यानी कि जो उपाध्यक्ष होगा। स्पीकर माने होता है लोकसभा का अध्यक्ष, तो लोकसभा अध्यक्ष जो होगा वो जब त्याग पत्र देगा तो किसे कहेगा त्याग पत्र अपना किसे देगा? तो अपने जो छोटा वाला होगा यानी कि जो उप सभापति मतलब कि उप जो लोकसभा अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा लोकसभा का, उसको देगा कि मुन्नमा अब हम जा रहे हैं और अब तू संभालो तनी कार्यभार, तो ऐसे कह के जाएगा। तो अपने से नीचे वाले को, राष्ट्रपति अगर छोड़ेगा तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और मान लेते हैं राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए और तो किसको मिलेगा? उपराष्ट्रपति उसका पद संभालेगा। उपराष्ट्रपति मर जाए तब क्या होई भाई? उपराष्ट्रपति जी भी अगर खत्म हो जाए तो क्या होगा? उपराष्ट्रपति जी अगर नहीं रह जाते हैं किसी कारण के बस में या फिर त्याग पत्र देते हैं तो उसके बाद में कौन संभालेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो संभालेंगे। अगर वो भी नहीं रह जाते हैं तो कौन संभालेगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर संभालने की बात आएगी तो जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम जो है न्यायाधीश होगा वो संभालेगा, ठीक। तो ये प्रक्रिया है। आगे देखते हैं अगला नंबर 15वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का वर्णन है? यानी कि इन व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्ड अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो किस में है भाई? किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल आपका नंबर होगा 76, अर्थात 76 यानी कि 76, अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया, भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया, ओके। अगला प्रश्न आपके समझ 16वां नंबर, डेफिनेशंस ऑफ मनी बिल्स इज गिवन इन, यानी कि धन विधेयक की परिभाषा दी गई है किस अनुच्छेद में? बिल्कुल 110 में, अर्थात 110 में, अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। 16वां करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड वाला, अनुच्छेद 110। वहीं अगला प्रश्न आपका 17वां नंबर प्रश्न क्या है कि राज्यसभा विघटित होती है, यानी कि राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज डिसॉल्व्ड आफ्टर, यानी राज्यसभा कब विघटित होती है? 5 वर्षों में? नहीं, ये लोकसभा 5 वर्षों में विघटित होती है। 6 वर्षों में? बिल्कुल नहीं, 6 वर्षों में छटनी होती है, प्रत्येक दूसरे वर्ष छटनी हो जाती है। 6 वर्ष तक राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, लेकिन विघटित नहीं होती है। राज्यसभा कभी विघटित ही नहीं होती है, ये बात आप ध्यान लीजिएगा। राज्यसभा कभी विघटित ही नहीं होती है, बार बार हमने आपको बताया ये चीज। तो राज्यसभा विघटित ही नहीं होती। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लोकसभा में जो सांसद होते हैं उसका भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। जो राज्यसभा के कार्यकाल मतलब जो सदस्य सांसद होते हैं, राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन आप देखेंगे प्रत्येक दूसरे साल जो है छटनी हुआ करती है कि हाँ 6 वर्ष तक कौन हो चुका है किसका, तो वो निकल जाते हैं और नए की भर्ती हो जाती है। इस प्रकार से है। तो ये राष्ट्रपति की सलाह पर भी भंग नहीं होता है। इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर इसका 4th करेक्ट होगा, ओके। अगला प्रश्न आप देखेंगे 18वां नंबर प्रश्न क्या है कि हु प्रेसिडेंट ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि संयुक्त संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है भाई? ये संयुक्त बैठक होती है ना संसद की, जब लोकसभा राज्यसभा दोनों मिला करके संसद की संयुक्त बैठक होगी तो कौन करेगा? बिल्कुल, तब जो स्पीकर होता है वही करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट होगा, स्पीकर करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 19 नंबर प्रश्न देखेंगे कि व्हाट मतलब कि इंस्टीट्यूशन डिस्क्राइब्स एज मतलब गार्जियन ऑफ
गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों का संरक्षक के रूप में कौन जाना जाता है? तो सभी को पता होगा, बार बार बता, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा आपका, वही निर्धारित करेगा कि हाँ मतलब कि उसी के पास अधिकार है मूल अधिकारों को बचाने का। अगला प्रश्न 20वां नंबर प्रश्न क्या है कि हु अपॉइंटेड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल सभी को पता होगा, राष्ट्रपति करता है। बार बार हमने बताया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नियुक्त करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ओके, और वहीं सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश होते हैं लगभग सभी को जो है उन्हीं के सलाह पर किया आता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश फिर बाद में करते हैं। ठीक, अगला 21 नंबर प्रश्न क्या है कि हटाए जाने या मृत्यु या त्यागपत्र की दशा में होने वाली राष्ट्रपति के पद की रिक्ति समयावधि में भरा जाता है? अगर मान लेते राष्ट्रपति जी नहीं रह जाते हैं या किन्हीं कारण के बस में मृत्यु हो जाती है या हटा दिए जाते हैं महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा या त्यागपत्र देते हैं, तो देंगे तो भाई किसको? ऐसी तीनों कंडीशनों में जो उनका पद संभालेगा, कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा, जाहिर सी बात है। ठीक, लेकिन अब होगा क्या कि उसकी चुनाव होगा तुरंत उसके 6 महीने के बाद में, 6 महीने के बाद में जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। तो 6 महीने तक जो है चलाएंगे, बाकी उसके बाद में पूर्ति करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट होगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष कौन सा भाई? अगला प्रश्न है 22 नंबर की, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल बेस्टेड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इन प्रेसिडेंट, मतलब इन द प्रेसिडेंट? तो करेक्ट है इसका 22वां का कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्तियां निहित करता है? तो बिल्कुल संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये कौन सा अनुच्छेद कहता है भाई? ये कहता है आपका अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में बताएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? आर्टिकल 53। अगला प्रश्न देखिएगा, सभी लोग अंग्रेजी हिंदी दोनों वाले देखिएगा। प्रश्न क्या है कि हु कैन पास्ड रिलेशन मतलब कि रेजोल्यूशन टू रिमूव वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम द मतलब कि फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कौन पारित कर सकता है? तो भाई ये ध्यान रखेंगे, जो कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और इस नाते चूंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है लेकिन पदेन सभापति होता है। सभापति का कार्य जैसे कि लोकसभा में जो अध्यक्षता करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लेकिन जो राज्यसभा की अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। तो आप सोचिएगा, जो उपराष्ट्रपति होता है इसको अगर हटाया जाएगा, सबसे पहले बात की जाए तो जो राज्यसभा होती है वहीं से पास करवाया जाता है 2/3 बहुमत से, फर्स्ट आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष 24 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि क्या दिया है कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज जो है कंसिस्टिंग ऑफ, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनने वाले निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो भाई जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है उसमें कौन शामिल होते हैं? तो उसमें शामिल होने वाले में आपका क्या होगा? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, यानी निर्वाचित सदस्य नहीं बात कर रहा है यहाँ पर, मनोनीत सदस्य भी वोट देते हैं उपराष्ट्रपति को, और जो है निर्वाचित सदस्य भी दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के देते हैं। क्यों देते हैं? और राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राष्ट्रपति ही मनोनीत करता है किसको? राष्ट्रपति ही मनोनीत करता है 12 सदस्यों को, अलग अलग क्षेत्रों से, कला, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, इन सभी से। ठीक है, मनोनीत करता है राज्यसभा में। तो चूंकि वो 12 लोग तो उनके वैसे हो जाते हैं राष्ट्रपति के, चूंकि राष्ट्रपति ने ही उनको बनाया है, तो इसीलिए वो वोट राष्ट्रपति को ही देंगे जो है जिन्होंने उनको बनाया है। इसीलिए भेदभाव ना हो या फिर ऐसा ना हो, इसीलिए उनको वोट देने का अधिकार ही नहीं होता जो मनोनीत होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को, लेकिन उपराष्ट्रपति को होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आपका सेकंड करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 25 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। 25 नंबर प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है कि राज्यसभा की अधिकतम अनुमन्य संख्या कितनी है? अनुमन्य माने होता है एक प्रकार से लगभग बात की जाए तो कितनी है, जो मैक्सिमम की बात की जाए तो जो है अधिकतम संख्या कितनी है भाई? तो मैक्सिमम संख्या इसकी 500 के आसपास, यानी कि बात की जाए किसकी पूछ रहा है आपसे? राज्यसभा की ना। तो राज्यसभा की अधिकतम जो संख्या है वो कौन सी होनी चाहिए? राज्यसभा की बिल्कुल 500 बोल दिया। क्या वो विधानसभाओं के लिए 500 बोला गया है, और 60 से कम होनी चाहिए, और 60 से कम मतलब कि नहीं माना जाएगा, और 60 से ज़्यादा होनी चाहिए, और 50 मतलब कि 500 से कम होनी चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ के लिए 250 रखी गई। ओके, और राज्यसभा मतलब लोकसभा की देखेंगे तो जो है 445। ठीक, सॉरी, लोकसभा के लिए 445, राज्यसभा के लिए 250।
अगला प्रश्न देखिएगा 26 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि हु डिसाइड वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट, यानी कि एक विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है। एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है भाई। तो इसका निर्णय जो कौन करता है, कौन करता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना वही करता है। लोकसभा का यानी कि जो स्पीकर होता है वही करता है। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट होगा। 27 नंबर प्रश्न देखिएगा। आप सभी लोग सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लेक्चर होगा। किसी भी विश्वविद्यालय से आप हैं सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, प्रश्न क्या है कि व्हाट इज द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, राज्यसभा का जो सदस्य का कार्यकाल होगा वो 6 सालों का होता है। राज्यसभा में आपको जाने के लिए 35 साल की उम्र चाहिए, लेकिन लोकसभा में जाने के लिए कितनी उम्र चाहिए, 25 साल की उम्र चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल की एज चाहिए, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और लोकसभा के लिए 5 साल पर जो है भंग हो जाती है, लेकिन जो राज्यसभा होती है कभी भंग ही नहीं होती है। और इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्षों तक चलता है एक व्यक्ति का। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा 28 नंबर प्रश्न है कि द मिनिमम एज ऑफ जो है इलेक्टिंग इन हाउस ऑफ प्रियम्बल इज द पीपुल इज, यानी कि लोकसभा में निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है। तो लोकसभा में निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु जो कितनी है 45, यानी कि 25 साल। ठीक है, कितनी है भाई 25 साल। 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। अगला प्रश्न देखिएगा 29 नंबर प्रश्न क्या है कि संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं, यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट जो है कंसिस्ट इन पार्लियामेंट, यानी संसद के सदस्य कौन नहीं। तो संसद में राष्ट्रपति शामिल होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। ये तीनों मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ओके, लोकसभा में कोई बिल आता है तो लोकसभा से पारित होता है, उसके बाद में राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में कोई आता है तो लोकसभा में उसके बाद जाता है, फिर उसके बाद में फाइनल डिसीजन राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करता है और वो कानून बन जाता है। ओके, उपराष्ट्रपति का इसमें जो ज़्यादा वो नहीं होता है, ये संसद का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि ये राज्यसभा का भी सदस्य नहीं होता है। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष 30 नंबर प्रश्न देखिएगा। 30वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष क्या है कि निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो पढ़ते हैं भाई कौन सा कथन आपका आता है सही नहीं है। पहला दिया है कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है अहर मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। वहीं दूसरा कह रहा है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही मतलब कि में ही पहले प्रस्तुत होता है। और तीसरी बात कह रहा है कि भारत का उपराज्यपाल मतलब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और चौथी बात कह रहा है आपसे कि राष्ट्रपति लोकसभा में 4 आंग्ल भारतीय समुदायों को मनोनीत करता है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो भैया देखिएगा, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव अहर मतदाताओं के द्वारा, यानी कि जो अहर्ता होती है उसको प्राप्त हो, वो जो योग्यता होनी चाहिए उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, बिल्कुल होता है, ये सही है इसके लिए। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पहले प्रस्तुत होता है, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। और भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। अब बचा कौन, राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करता है, लेकिन यहाँ पर कितना दिया है 4 लोगों को, तो 4 को नहीं करता है, केवल 2 व्यक्तियों को जो आंग्ल भारतीय यानी कि जो एंग्लो इंडियन होते हैं उनको लोकसभा में यानी राज्यसभा में लोकसभा में मनोनीत करता है। ठीक है, ये मनोनीत सदस्य होते हैं। 2 लोकसभा में आंग्ल भारतीय यानी कि जो एक प्रकार से आधे भारतीय हैं आधे अंग्रेज हैं उनको, तो उनको क्या करते हैं, उनको 2 लोगों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, 12 लोग जो है राज्यसभा में। तो यही करेक्ट आंसर होगा आपका 4 वाला इसका। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर प्रश्न देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र लिखित रूप से किसे देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने त्यागपत्र किसे देते हैं भाई, सर्वोच्च न्यायालय जो होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे, बिल्कुल किसे देंगे भाई। 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा, किसे देंगे, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। जाहिर सी बात है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के नियुक्ति कौन करता है, मतलब उसको न्यायाधीश का तो राष्ट्रपति करता है, तो किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति को देंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है। संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है,
यानी कि आपसे पूछ रहा है कि जो राष्ट्रपति अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा, संसद की विश्रांति काल मतलब जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर करके कोई कानून बना सकता है। तो इसको लेकर के अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है उसको किस अनुच्छेद के द्वारा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 32 सॉरी जो है प्रश्न नंबर 32 कह रहा है आपसे, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा 32 का? बिल्कुल आपका जो अनुच्छेद 123 होता है यानी कि 123 जो है यही करेक्ट आंसर होगा। इसके तहत जो है अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है। 33 नंबर प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग भैया, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। 33 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि उच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण करने के पूर्व शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। कौन करेगा भाई? ठीक है, कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय के प्रश्न फिर से पढ़िए, थोड़ा समझ से बाहर आ गया मेरे, पढ़ दिया था लेकिन हमारे थोड़ा देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, उच्चतम न्यायालय नहीं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण करने के पूर्व शपथ या प्रतिज्ञान कौन करेगा? कौन करता है भाई? कौन करवाता है शपथ या प्रतिज्ञान? कौन करवाता है इसको? कौन करवाता है? तो कौन करवाएगा? जाहिर सी बात है सभी को पता होगा, राष्ट्रपति करवाए। अगर राष्ट्रपति मान लेते नहीं पहुंच पा रहा है तो राष्ट्रपति अपने द्वारा किसी व्यक्ति को भेज सकता है, तो राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति जाएगा और वो शपथ दिलवाएगा। तो आपका थर्ड आंसर होगा, यानी प्रेसिडेंट आर सम पर्सन जो है अपॉइंटेड बाई हिम, यानी राष्ट्रपति के द्वारा। फर्स्ट यानी थर्ड करेक्ट होगा 33 का। 34 नंबर प्रश्न देखिएगा, हु वाज द, प्रश्न क्या है? हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 34 नंबर। भारत के मतलब जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे भाई? तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? कौन थे? कौन थे? सभी को पता होना चाहिए कौन थे। बिल्कुल कानिया महोदय थे। कौन थे? एच.जे. कानिया जी। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट होगा, एच.जे. कानिया। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 35 नंबर, आप देखेंगे 35 नंबर प्रश्न है कि हुईच प्रोविजंस डिस्क्राइब्ड एज सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाई डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। हमने बार बार इसको बताया होगा। 35 का भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो किसे कहा? अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है, इसी को कहा। इसमें 5 प्रकार की रेटें जारी कर दी जाती है। हमने पूरी की पूरी रेटों के बारे में भी आपको समझाया है अलग अलग वीडियो में, हर वीडियो में बताने का प्रयास। देखते हैं आगे प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 36 नंबर, इन हुईच आर्टिकल डिस्क्राइब सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माने होता है अभिलेखीय न्यायालय। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित है? मतलब कि अगर उच्चतम न्यायालय जो होगा, ये बात भी हमने बार बार आपको सब बताई है कि अभिलेखीय न्यायालय मतलब होता है कि अगर कोनो बात हुई, मान लेते हैं कि कोनो फैसला आना हुआ कोनो मुद्दे पर, तो फैसला आ गया कोई और उस पे जो है फैसला आ गया, तो वकील लोग जो है क्या लिखते हैं, फिर जो फैसला आता है किसी मुद्दे पर कि मान लेते हैं आज हम आपका दुई झापड़ मारे खींच खींच करके, और दुई हमने आपको जड़ा, अब उसके लिए केस हो गया मेरे ऊपर, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट तक गया, ऐसा जाएगा नहीं सुप्रीम कोर्ट तक दुई झापड़ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अब मान लेते हैं चला गया सुप्रीम कोर्ट तक मामला। अब जो वकीलवे होते हैं ना, वकीलवे तुरंत जो है पेन कापी लिए बैठे रहते हैं। जैसे जज जो होता है फैसला सुनाता है वो भी लिखता है कलम से, आप देखते हैं कलम से लिखेगा सजा, उसके बाद में उसकी नींव तोड़ देगा, ठीक है। तो जो वकीलवे होते हैं वो लिख लेते हैं, जज भी लिखते हैं। तो होता क्या है कि वो जो फैसला सुनाते हैं किसी कानून के लिए, किसी समय परिस्थिति के लिए, कि हाँ फलाने व्यक्ति ने अगर 2 झापड़ मारा था किसी को, तो उसके लिए उसको 4 साल की सजा हुई थी और 5,000 जुर्माना देना पड़ा था, और ओकरे 1 साल के बाद में तुरंत कोनो 2 झापड़ और मारे और ऐसा केस फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो तुरंत जो है विपक्षी वकील कहेगा कि भैया 2 झपड़वा हमारे मुवक्किल का मारिन रहा ये, और मतलब पहले मतलब ये मारिन ही, और आप इससे पहले 1 साल के वह फला डेट का ये मुकदमा सुनाया रहा कि 2 झापड़ अगर जो है जका मारे ना तो 4 साल के जेल करवाया रहा, और उसके बाद में कहा कि 4 साल की जेल हुई थी और उसके बाद में 4,000 या 5,000 रुपये जुर्माना लिया था। तो सेम वही चीज़ फॉलो होनी चाहिए सर जी इस पर, योर ऑनर, यही वैसे बोल करके वकील घुमाएगा कि सर जी आपने उस समय कहा था ये। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो वक्तव्य होता है, जो उसका एक प्रकार से बात की जाए, जो जजमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो अपने आप में कानून के रूप में कार्य करता है आने वाले केसेस के लिए। समझ रहे हैं ना? और यही चीज कहलाती है सुप्रीम कोर्ट का अभिलेखीय होना। तो भारत का जो उच्चतम न्यायालय है या फिर जो उच्च न्यायालय है, इनके द्वारा लिए गए जो फैसले होते हैं वो छोटे न्यायालयों के लिए या उसी न्यायालय में बाद के समय के लिए एक कानून के तौर पर कार्य किया करते हैं, और इसी बात को अभिलेखीय न्यायालय कहा जाता है। ठीक, अब प्रश्न क्या कह रहा है?
प्रश्न कह रहा है कि निम्न अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित है। तो कौने अनुच्छेद में बताया गया है ये बात को, कौने अनुच्छेद में है बुनमा, कौने अनुच्छेद में? 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताने का प्रयास करो। कौने में होगा? ए 1 to 9, ठीक है, 1 to 9 यानी कि 129 में आपका करेक्ट आंसर होगा, 3 वाला करेक्ट आंसर। चलिए 129 में कहा गया है। 37 नंबर प्रश्न देखो भाई, 37 नंबर प्रश्न दिया है, थोड़ा बड़ा लिख करके आपको डरवाएगा खूब कि हाँ आप डर जाओ। अब कहो अरे यार बहुत बड़ा प्रश्न है, छोड़ छोड़ दे चले आए, क्या करें ऐसा। अबे छोड़ो ओड़ो मत भाई, उसको करके आओ। जितना बड़ा प्रश्न होता है ना उतना ही सरल होता है, जितने छोटा होता है उतना ज़्यादा चुभता है। सत सैया के दो हरे जो नावक के तीर, और देखन में छोटे लगे वो काव करते हैं भाई, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। ये बात ध्यान रखें, जो छोटे होते हैं बड़े खोटे होते हैं। चलिए क्या लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार निहित है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने और घटाने का अधिकार किसके पास है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, किसके पास होगी? सभी को पता होगा, बार बार बताया होगा हमने, किसके पास होगी भैया? ये होती है संसद के पास। संसद के द्वारा जो है न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई अथवा घटाई जा सकती है। आपका सेकंड करेक्ट होगा, द पार्लियामेंट, यानी द पावर ऑफ द इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ जजमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज बेस्टेड इन द पार्लियामेंट। ओके, अगला प्रश्न आपका समक्ष है 38 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिकता में नहीं आता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिकता में कौन सा नहीं आता है? तो भाई अपीलीय, आरंभिक, परामर्शदायी ये सब होते हैं। वित्तीय वाला मामला, फाइनेंशियल जो होता है शायद यही आपका होता है। ओके, 4th वाला लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? सभी को पता होगा, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, 40 नंबर प्रश्न क्या है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट जारी होती है, यानी कि इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम राइट्स आर इशूड बाई, यानी जो रिट होती है किस में मतलब की जारी होती है? न्यायिक प्रणाली में रिट जारी होती है। आप देखेंगे प्रश्न क्या दिया है, केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, या केवल उच्च न्यायालयों के द्वारा, या केवल राष्ट्रपति के द्वारा, या सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा? बिल्कुल थर्ड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों के द्वारा रिट जारी की जाती है। जो 5 संवैधानिक उपचारों का अधिकार होते हैं वो जारी कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए। बड़ी मेहनत पड़ती है इन सभी प्रश्नों को आपके समझ लाने में मेरे प्यारे दोस्त, ये बात ध्यान रखेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। 41 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता वर्णित है। ओरिजिनल जुडिशियल मतलब कि जो है जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मेंशन्ड इन आर्ट, यानी सब सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता वर्णित है किस अनुच्छेद में? जो आरंभिक आधिकारिकता है इसकी, जो ओरिजिनल जुडिशियल सिस्टम है वो किस में है, किस अनुच्छेद में? तो 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बिल्कुल 131 में, यानी 131 में इस बात का मेंशन किया गया है। तो 41 का थर्ड वाला करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर प्रश्न देखो भाई, 42 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सर्वोच्च न्यायालय की, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता में नहीं आता है? तो आरंभिक आधिकारिकता में कौन नहीं आता है भाई? आरंभिक आधिकारिकता में कौन नहीं आता है? केंद्र राज्य विवाद बिल्कुल आता है, 2 या से 2 अधिक राज्यों के बीच विवाद, ये दोनों तो आते हैं। नदी जल विवाद ये शायद नहीं आता होगा। ये देखिएगा, अब इसमें दिया गया है ए और बी दोनों। अब इसमें देखिए ये प्रश्न भी थोड़ा सा विवादास्पद है, और इसमें आप देखेंगे तो ये विवादास्पद इसलिए होगा चूंकि इसमें जो है ऑप्शन सी देता तो शायद करेक्ट होगा। तो इसमें आप विवादास्पद इसको मान कर चलिए, ये पूरक प्रश्न की श्रेणी में आ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे कार्य आरंभिक में आ सकते हैं आपके। और तीसरा हो सकता था कुछ नहीं आए, लेकिन वो भी आता है। नदियों के बीच में दो राज्यों के बीच में जो विवाद खास करके होता है नदियों को लेकर के ही होता है, तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट ही करता है। दो राज्यों में कोई मामला फंस जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, या केंद्र और राज्य के बीच में कोई संबंध होगा तो भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। ये चीज़ें हैं। भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? यानी हु इज़ द जो है मतलब कि क्या संविधान का जो संरक्षक होता है, जो कस्टोडियन होता है, वो कौन होता है भाई कॉन्स्टिट्यूशन का? तो कौन होता है भारत के संविधान का संरक्षक? कौन है? बिल्कुल आपका सर्वोच्च न्यायालय ही होता है, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, 44 नंबर प्रश्न क्या है? 44 नंबर प्रश्न आपका है कि रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑफ ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट मेंशन्ड इन आर्ट, यानी कि सॉरी आर्ट माने होता है आर्टिकल,
44 नंबर प्रश्न क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णयों या आदेशों के पुनरीक्षण का वर्णन किस अनुच्छेद में, यानी कि जो पुनरीक्षण क्या आता है, सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई मान लेते हैं कोनो केस सुना दिया, अब उस पर दोबारा से जो है याचिका कोई दायर करता है, पीआई फाइल करता है, उसके बाद में उसी मुद्दे पर फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुनवाई करता है, पुनर्परीक्षण करता है। तो ये बात जो है किस अनुच्छेद में बताई गई, किस अनुच्छेद के तहत, तो इस बात का मेंशन जो किया गया है वो अनुच्छेद 137 में बताया गया है, किसमें, 137 में। अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न देखिएगा। 45 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की शक्तियों का वर्णन किया गया है। अर्थात राष्ट्रपति जब विषम परिस्थितियां हो तो वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है किसी भी मामले में। तो ये बात किस अनुच्छेद में बताई गई है। लेकिन बाध्य नहीं है राष्ट्रपति की, नहीं उससे सलाह ही लेगा, बाध्य नहीं है, ठीक है, बाध्य नहीं है कि सलाह लेना ही पड़ेगा उसको। राष्ट्रपति मनमौजू है, चाहे तो ले चाहे तो ना ले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। ओके, ये बात भी ध्यान रखें। तो किस अनुच्छेद में बताया गया है, 45 वाला करेक्ट आंसर क्या होगा, किस अनुच्छेद में बताया गया है, बिल्कुल 143 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 46 नंबर प्रश्न है। 46 नंबर प्रश्न क्या है आपका भाई, 46 नंबर प्रश्न आपका क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ना किसी मतलब कि प्रश्न क्या है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में मौलिक संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो मौलिक सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था वो केशवानंद भारती वाद हुआ था, केरल राज्यवाद, उसी के अंतर्गत मौलिक संरचना का सिद्धांत भारतीय संविधान में जोड़ा गया, मतलब कि एक सिद्धांत दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और भारत में जो है मौलिक संरचना का सिद्धांत दिया गया कि मौलिक संरचना में जो है एक प्रकार से उसका सिद्धांत बताया गया। पहला होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवादी। ओके, 47 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। 47 नंबर प्रश्न क्या है भाई, 47 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक संरचना का भाग नहीं है। कौन मौलिक संरचना का भाग नहीं भाई, तो आप देखेंगे मौलिक संरचना का भाग कौन सा नहीं है, और जो मौलिक संरचना का भाग नहीं होगा उसमें परिवर्तन भी हो जाएगा संसद के द्वारा, और जो मौलिक संरचना में आएगा उसका परिवर्तन करना कठिन होगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पहला क्या, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव 47 का, ठीक है, फर्स्ट हो गया। तो ये होता है बिल्कुल भाग, कानून मतलब का शासन और राष्ट्रपति का शासन चुनाव और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अब आप बताने का प्रयास करें क्या, तो भाई मौलिक संरचना के भाग के अंतर्गत कौन नहीं आता, राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव बदल भी सकता है, ये बात यानी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तीसरा करेक्ट आंसर होगा 47 का। ओके, सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान की संशोधन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान की संशोधन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 368 में संविधान की संशोधन की प्रक्रिया में जो है इसके बारे में बताएगा कि संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है। वहीं अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों 49 नंबर प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। 49 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जो है जोड़ा गया, यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ अमेंडमेंट इन मतलब कि जो है इजर्टेड या फिर इजर्टेड द टर्म सोशलिस्ट इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है संविधान में समाजवाद जोड़ा गया, समाजवाद। तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976, फोर्थ। अगला प्रश्न देखेंगे 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ। अगला प्रश्न 50 नंबर देखिएगा, 50 नंबर प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। 50 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या है कि मौलिक अधिकारों, प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच अगर द्वंद्व होता है तो ऐसी दशा में कौन मान्य होगा या कौन प्रभावी होगा। निश्चित तौर पर मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत कई बार आपस में टकराए हैं, और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें मौलिक अधिकारों को सर्वोपरि रखा जाता है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं जाहिर सी बात है वो ज़्यादा उच्च श्रेणी के हैं, और नीति सिद्धांत जो है वो उतनी ज़्यादा जो है नहीं है। तो इसके लिए आप मौलिक अधिकारों का अगर आपके हनन होता तो आप सुप्रीम कोर्ट में बाध्य कर सकते हैं, लेकिन नीति से सिद्धांतों को नहीं। तो इस प्रभावी कौन होगा, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। 51 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 51 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जो है इमरजेंसी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संविधान में कितने आपातकालीन उपबंध किए गए। तो 3 प्रकार के, राष्ट्रपति शासन की बात होती है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। आप देखेंगे जो है वित्तीय आपातकाल हो गया, और एक जो है आपातकाल और होता है। अब आपातकाल की स्थिति में आप देखेंगे तो 3 तरह की चीज़ें भी होती हैं आपातकाल में, जो है आपका आंतरिक विद्रोह हो जाए, कहीं से बाहर से आक्रमण हो जाए,
या इसी प्रकार से अन्य चीज़ें, कोई सशस्त्र विद्रोह करे, ठीक है, आंतरिक विद्रोह करे शस्त्र वगैरह को हाथ में लेकर के, ठीक। पहले आंतरिक अशांति थी लेकिन अब वो बदल गई है, अब सशस्त्र विद्रोह, यानी कि आप अगर शस्त्र लेकर के जो है सरकार के खिलाफ या राज्य के खिलाफ कुछ ऐसी गतिविधि करेंगे तो इमरजेंसी सरकार लगा देगी, ठीक। राष्ट्रपति, अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत करता है, ओके। तो 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि भारत में पैसे ना बचे, मतलब कि पैसे कम पड़ जाए, तो ये वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। लेकिन भारत की बात की जाए तो सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकी है, मतलब एक को बार नहीं हुआ है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 53 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु की क्या होनी चाहिए? तो भाई अगर भारत के राष्ट्रपति आपको बनना, सबसे पहली बात आप 35 साल की आयु को पार कर चुके हैं, यानी 35 साल होना जरूरी है आपका। आप पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ये सब चीज़ें होती हैं। अगला 54 नंबर पर, सारे के सारे प्रश्न बताए हमने, कोई प्रश्न आपका बचा नहीं जो नहीं बताया होगा। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति के लिए भी आपकी 35 ही होनी चाहिए, ठीक है। कितनी? 35 ही होनी चाहिए। 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? उसका भी आपका कौन होगा? 35। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न आपके समक्ष 55 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो प्रस्तुत विधेयक सरकारी विधेयक होता है? तो किसके द्वारा भाई? जो लोकसभा में विधेयक होता है, यानी कि सॉरी लोकसभा में, अब देखिएगा जो सत्ता पक्ष के सदस्य के द्वारा होता है, क्योंकि सत्ता वाले भी जो होते हैं वही सरकारी विधेयक होता है ना। तो 55 का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? फर्स्ट वाला। संसद में सत्ता पक्ष के सदस्य द्वारा जब जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है वही आपका सरकारी विधेयक मानता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट होगा, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम रूलिंग पार्टी। अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न देखेंगे। 56 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत के संविधान में विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित, मतलब की संख्या कितनी है? सदस्य संख्या। तो व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ आ लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया, इंडिया एज जो है प्रेस्क्रिप्ड, मतलब कि बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो विधानसभाएं होती हैं, राज्य की विधानसभाएं होती हैं, जिस प्रकार से देश में संसद होता है उसी प्रकार से, मतलब कि संसद में आप देखेंगे लोकसभा होती है, उसी प्रकार से विधानसभा होती है, ठीक है। और विधानसभा, जैसे कि जो योगी बाबा हैं वो विधानसभा के बहुमत के नेता हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री हैं, और जो मोदी जी हैं वो लोकसभा के जो है बहुमत के नेता हैं, इसीलिए वो क्या है? पीएम है, ठीक है। कौन है? प्रधानमंत्री है। तो कितनी ज़्यादा होनी, कितनी संख्या, अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? अधिकतम सदस्य संख्या 500 होनी चाहिए। 500 से ज़्यादा ना हो विधानसभा की संख्या, और 60 से कम ना हो, 60 से कम नहीं होनी चाहिए, और 50 से ज़्यादा नहीं। तो न्यूनतम 60 रखी गई है और अधिकतम 500 रखी गई है, ओके। अगला प्रश्न देखिएगा 57 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? भारत के संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है किसके पास है भाई? भारत के संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन राज्य के राज्यपाल को पद से हटा सकता है? जाहिर सी बात है राष्ट्रपति ही राज्यपाल को नियुक्त करता है, और राज्यपाल का कोई कार्य समय यानी अवधि नहीं दी गई, रिटायरमेंट की कोई एज वगैरह नहीं बताई गई है कि राज्यपाल की रिटायरमेंट की बारे में संविधान में कुछ नहीं बताया गया है। तो आपको बता दें कि राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है। मतलब प्रसाद पर्यंत मतलब क्या? कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक राज्यपाल बना रहे, और जैसा राष्ट्रपति वह चाहे कि मतलब कि जैसे राष्ट्रपति जी चाहेंगे कि जैसे कि नहीं बनेंगे राज्यपाल, ये नहीं रहेंगे, तो तुरंत जो क्या हो जाएगा? तुरंत उसको जो है हटा दिया जाएगा। कहा मतलब ये है कि राष्ट्रपति के चाहने और ना चाहने पर राज्यपाल डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे कि पहले प्रांत के सूबे हुआ करते थे, उसी प्रकार से राजा हुआ करता था, दिल्ली में बैठता था और सभी लोग राज करते थे उधर। वैसे दिल्ली में राष्ट्रपति बैठ रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है सारा का सारा कार्य यहाँ पर राज्य में कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है। राष्ट्रपति का एक प्रकार से सोचिए कि नुमाइंदा जो है यहाँ पर एक बैठा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति ही उसको नियुक्त करता है, और राष्ट्रपति के जो द्वारा ही उसको हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न क्या है कि राज्यों में विधान परिषदों का सृजन या जो है उत्साधन वर्णित है? राज्यों में विधान परिषदों का सृजन या फिर उत्साधन वर्णित है किस अनुच्छेद में? ठीक है,
प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एवोल्यूशन मतलब कि एबोलिशन और जो है क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स मेंशन इन आर्टिकल, यानी किस आर्टिकल में है भाई? राज्य की विधान परिषदों का जो है सृजन, यानी कि जब विधानसभाएं क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, सीटें ज़्यादा हो जाती हैं। जैसे यूपी की बात की जाए तो यूपी में विधान परिषद भी है। ऐसे ऐसे आठ आठ राज्यों में शायद विधान परिषद आपकी है, ठीक है। और भी लोग मांग भी कर रहे हैं इसकी विधान परिषदों की। विधान परिषद जैसे कि राज्यसभा होती है, लोकसभा एक होती है, एक राज्यसभा केंद्र स्तर पर, वैसे ही तो जो लोकसभा होती है उसके उसी के तरीके से विधानसभा होती है, और जो राज्यसभा होती है उसी के तरीके से विधान परिषद होती है, जो कि विधानसभा के कार्यों को संचालित करने के में मदद करती है, ठीक है। तो इसकी बात किस में कही गई? तो अनुच्छेद जो है इसका प्रश्न 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड वाला आपका जो है 169 में बताई गई है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 60 नंबर प्रश्न क्या है? उच्च न्यायालयों मतलब उच्च न्यायालयों की कुछ रिट निकालने की शक्ति है, यानी कि प्रोविजंस ऑफ पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू क्रिएशन राइट्स इन आर्ट, यानी कि उच्च न्यायालयों को कुछ रिट निकालने की शक्ति किस अनुच्छेद में बताई गई है? तो 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड, यानी कि 226। ओके, 226 के तहत अनुच्छेद 226 में। अगला प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न क्या दिया कि जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किस अनुसूची में वर्णित है? तो जनजातीय क्षेत्रों की बात की है तो अनुच्छेद जो है किस में वर्णित है भाई? जनजातियों में प्रशासन के बारे में जो है किस अनुसूची में बताया गया है? तो 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 6वीं अनुसूची में, अर्थात सेकंड वाला करेक्ट होगा इसका। ओके, अगला प्रश्न ये देखेंगे, भारत संविधान की कौन सी अनुसूची विषयों सूची मतलब विषयों की सूचियों से जुड़ी हुई है? तो ये 7वीं अनुसूची आपकी है, यानी तीसरा करेक्ट आंसर होगा आपका, 7th वाली। अगला प्रश्न देखिएगा, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे जो है 10वीं दल बदल कानून से, ठीक है। अगला है व्हिच सब्जेक्ट, और सारी की सारी अनुसूचियों को हमने पढ़ाया है। मौलिक अधिकार, निश्चित सिद्धांत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी के बारे में जितने प्रश्न थे हमने सब बता दिए थे। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सभी के बारे में बताए हैं। अगला प्रश्न है व्हिच सब्जेक्ट कम्स अंडर जो है करिकुलेंट लिस्ट, यानी कि कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? तो भाई जनसंख्या, वायुमार्ग, शिक्षा और बैंकिंग, इनमें से समवर्ती सूची में का विषय कौन सा है? शिक्षा जो है आपका इस समवर्ती सूची का विषय है। एजुकेशन आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी जो है स्कूल खोले जाते हैं, राजकीय विश्वविद्यालय भी होते हैं और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी होते हैं, ठीक। तो चूँकि दोनों लोग शिक्षा पर कानून बना सकते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, लेकिन जब भी कभी दोनों के कानूनों में क्या होगा, आमना सामना होगा, तो प्रभावी कौन होगा, कौन ज़्यादा मान्य होगा? अगर दोनों एक ही मुद्दे पर कानून राज्य सरकार ने बनाया है और उसी मुद्दे पर केंद्र सरकार ने भी कानून बनाया है, तो केंद्र सरकार वाला कानून मान्य होगा, राज्य सरकार वाला नहीं मान्य होगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष 64 नंबर प्रश्न क्या हुआ है कि हु अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं उनको कौन नियुक्त करता है? तो निश्चित तौर पर आपको पता होगा कौन नियुक्त करता है भाई। जितने की नियुक्ति वगैरह की बात होती है अधिकतर लोगों की, तो उसको राष्ट्रपति ही करता है नियुक्ति, क्योंकि भारत का प्रथम नागरिक वही होता है, राष्ट्रपति ना। ये बात ध्यान रखेंगे। 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 65 नंबर प्रश्न देखेंगे। 65 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है भाई? 65 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। तो भाई किसके द्वारा हटाया जाएगा? 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किसके द्वारा भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसको किसके द्वारा हटाया जाएगा? तो 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका भाई? 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल राष्ट्रपति के द्वारा, जो उसको बैठाएगा वही तो उसको हटाएगा। ये करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया भी जा सकता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। वही 66 नंबर प्रश्न है आपका कि वयस्क मताधिकार वर्णित है किस अनुच्छेद में? वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है भाई? और कल हमने प्राचीन इतिहास का सॉल्व करवा दिया, उसको आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ओके, वयस्क मताधिकार वर्णित है। वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद में बताया गया भाई? कि वयस्क मताधिकार, वयस्क माने कि जब 18 साल के हो जाओ तब वोट डालने का अधिकार होता है, उसी को वयस्क मताधिकार कहा जाता है। तो बताने का प्रयास करें सभी लोग कि वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं। वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है भाई? 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा? वयस्क मताधिकार बिल्कुल 326 यानी कि 326 में, अनुच्छेद 326 में वर्णित किया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक, तो सीबीआई नहीं है, यूजीसी नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक नहीं है। अब निर्वाचन आयुक्त जो है यानी कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है ये संविधानिक जो है यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 68 नंबर प्रश्न देखेंगे। 68 नंबर प्रश्न क्या है
9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न क्या है, 9 दिसंबर 1946 का जो बैठक हुई थी सबसे पहली संविधान सभा की, उसके अंतरिम अध्यक्ष, अंतरिम माने होता है कि अस्थायी अध्यक्ष जो थे, तो वो कौन थे? मात्र एक ही दिन की अध्यक्षता करी थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। और उसके बाद में दूसरे दिन 9 दिसंबर के बाद में 11 दिसंबर को जो है सभा आयोजित होती संविधान की, 11 दिसंबर 1946 को। और उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो होते हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। ओके, अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछता तो भी आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही होता। ये सारे के सारे प्रश्न खूब बताए हैं आपको। अगला प्रश्न देखेंगे 69 नंबर प्रश्न है, कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ये भी हमने खूब बताया आपको, और सारे प्रश्न लगभग हमने बताए हैं, तो मैं बार बार ये नहीं बोलूँगा कि बताया कि नहीं बताया। तो सर पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये 3 लोग जो है कैबिनेट मिशन के मतलब भाग थे, कैबिनेट मिशन के योजना के अंतर्गत थे, यानी कि पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स, यानी जॉन साइमन नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा? फोर्थ वाला जो करेक्ट आंसर होगा, ये नहीं थे। ओके, अगला प्रश्न 70 नंबर देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? बिल्कुल, लाहौर अधिवेशन में हुआ था ये बात, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, लाहौर अधिवेशन में क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे 71 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन संपन्न मतलब सभापतित्व में संपन्न हुआ। सभापतित्व माने होता है कि जब प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था। पूछे जाने का मतलब ये है कि यानी कि फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड अंडर द मतलब कि प्रेसिडेंसी ऑफ। अब देखिए, जब भी आपको हिंदी समझ में कम आए तो अंग्रेजी वाले शब्द आप देख लीजिएगा, आपके क्लियर हो जाएगा बातें। तो भाई किसके, तो ए ओ ह्यूम जो थे वो सचिव का कार्य कर रहे थे उस समय, इनकी जो है इनके अध्यक्षता में नहीं हुआ था। ये जो है एक प्रकार विदेशी व्यक्ति थे, आयरलैंड के थे, वहाँ से परीक्षा यूपीएससी के लेवल की परीक्षा उसको टॉप करके आए थे, और यहाँ पर इनकी नौकरी एक प्रकार से लगी थी। तो ये भारतीयों को देख करके थोड़ा दयान्वित हुआ था, और इसने कहा था कि एक संस्था बनाओ जिसके माध्यम से आप अपनी बातों को रखो सरकार तक। तो इसको लेकर के WC बनर्जी जो थे इनको प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका टू करेक्ट होगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 68 नंबर प्रश्न देखिएगा, वैसे 71 हो गया ना, 68 वाला ये फिर से भैया गया। देखिए 72 नंबर प्रश्न देखिएगा, 72 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता के प्रावधान संबंध है? भारत संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान संबंध है भाई? तो किसमें है? 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाग में है? भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में है नागरिकता, भाग 3 में है आपका कौन सा? भाग 3 तो दिए नहीं, चलिए तो आप वही मिल गया। नागरिकता किस में है? भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता है, ऑप्शन पार्ट 2 में। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा 73 नंबर प्रश्न क्या है कि हाउ मेनी टाइम्स अटेम्प्ट द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सॉरी अमेंडमेंट। तो आप बताने का प्रयास करेंगे कि संविधान की जो प्रस्तावना है, जो उद्देश्य का है, प्रियम्बल जो है संविधान का, तो संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो मात्र एक बार। संविधान में तो कई संशोधन हो चुके हैं, लेकिन मात्र जो है प्रस्तावना की बात की जाए तो प्रस्तावना में मात्र एक संविधान संशोधन हुआ है, फर्स्ट वाला। ओके, संविधान की प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन हुआ है, फर्स्ट बार। ओके, और वो कब हुआ था? जो अखंडता शब्द जोड़े गए थे ना 42वां संविधान संशोधन 1976 वाला, उसी वही। अगला प्रश्न आपके समझ 74 नंबर की संविधान सभा के सदस्य कौन थे? यानी मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर, यानी संविधान सभा के सदस्य थे। कैसे थे? सरकार के द्वारा मनोनीत नहीं, रियासतों के केवल प्रतिनिधि नहीं थे, रियासतों के प्रतिनिधि थे, उनके साथ ही और भी लोग थे, और यहाँ पर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित नहीं हुआ था, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित किए गए थे। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न और 75 प्रश्न लास्ट प्रश्न आज का है कि निम्नलिखित में से कौन मुसलमानों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ा हुआ था? तो एक कानून था जिसमें जो है 9 ईस्वी में एक भारत परिषद अधिनियम आया था 1909 ईस्वी का, उसी के अंतर्गत पार्लियामेंट सुधार शायद ये है। तो उसी के अंतर्गत क्या हुआ था भाई? उसी में जो है ये बात बताई गई थी कि मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी इसमें। तो फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा आपका 75 का पहला करेक्ट आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1909। ओके, इसको तो इतना प्रश्न आपका हो गया, 75 प्रश्न ही पूछे गए थे, और ये सारे के सारे प्रश्न आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रश्नों को 2 से 3 बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। कानपुर विश्वविद्यालय का भी पेपर हमने सॉल्व करवाया था, उसको भी देख लीजिएगा आप सभी लोग। ओके, तो ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आने वाली परीक्षाओं के लिए। और अगर आप नए नए अभी आए हैं, प्रथम सेमेस्टर की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो आप लोगों के लिए तो एकदम से रामबाण है। बाकी जो
और भी यूनिवर्सिटी की परीक्षा होने वाली उनके लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी विश्वविद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होनी है। लिखित वालों के लिए महत्वपूर्ण भी है, चूँकि इस वीडियो के माध्यम से बहुत ज़्यादा जानकारी हमने आपको देने का प्रयास किया है। तो इस जानकारी को अगर आप जान जाते हैं तो आसानी से आप अपने उत्तर को रंगारंग कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा हमेशा से। और आपको बता दूं, अभी शिक्षा शास्त्र भी द्वितीय वर्ष का एक प्रकार से लाइव क्लास चल रही है, आप उसको जरूर एंजॉय करें। जिनका शिक्षा शास्त्र है सेकंड सेमेस्टर, मतलब कि सेकंड पेपर बीए द्वितीय वर्ष। ओके, शिक्षा शास्त्र एजुकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।